किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज रेज हैंड करना, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बिकॉज इक्विलिब्रियम जब तक नहीं समझोगे हमें शॉर्ट रन क्या है लॉन्ग रन क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन my aggregate demand is equals to my aggregate supply. इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मेरा जो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल होता है, तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, याद है एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन क्या था? एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ expenditure which a consumer plans to incur during an accounting year corresponding to different level of income. तीन बॉक्स थे एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन में, जिसने हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर क्या प्लान करता है पूरे साल में एक्सपेंडिचर करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, राइट? अब एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इन दैट सिचुएशन द इकोनॉमी विल बी इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है कि व्हाट प्रोड्यूसर plans to produce, जो प्रोड्यूसर plans to produce करता है, that is equals to what buyers plans to buy. Means what? कि जो प्रोड्यूसर प्लान करता है प्रोड्यूस करने के लिए वो इक्वल हो जाता है what buyers plans to buy. In that situation हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोड्यूसर प्लान करता है कि मैं 10,000 का प्रोडक्शन करूंगा और उतनी ही कंज्यूमर डिमांड करता है, तो कोई भी इकोनॉमी उस पे इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां ना कोई अनडिजायर्ड स्टॉक है। अनडिजायर्ड स्टॉक कब होता है? जब आपकी डिमांड कम होती है और आपकी सप्लाई ज्यादा हो, राइट? अनडिजायर्ड स्टॉक कब होती है? कि जब आपका सप्लाई ज्यादा है और आपका डिमांड कम है। तभी होगी ना, जैसे आप प्लान कर रहे हो कि मैं 12,000 का प्रोडक्शन करूंगा और डिमांड सिर्फ 10,000 का है। इन दैट सिचुएशन आपके पास 2,000 का अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाता है, ना ही कोई अनफुलफिल्ड डिमांड है। अनफुलफिल्ड डिमांड का मतलब क्या? कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जब डिमांड जो है आपकी सप्लाई से ज्यादा है। इसका मतलब डिमांड सप्लाई से कब ज्यादा होती है? जैसे आप डिमांड 12,000 का कर रहे हो और सप्लाई सिर्फ 10,000 का है। इसे कहते हैं इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। यहां तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज। अब हम ये समझते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंपैक्ट करती है। इसके ऊपर दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर इज योर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लेबर नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। एंड सेकेंड इज टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसको कांस्टेंट समझता हूं, मैं टेक्नोलॉजी को अगर कांस्टेंट समझता हूं, मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये एक ही टेक्नोलॉजी है बस, तो अब जो मेरा आउटपुट है वो पूरा कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है? एम्प्लॉयमेंट पे, राइट? सो नाउ ये कैसी रिलेशनशिप हो गई? अब 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन योर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट अज्यूम किया। इसका मतलब क्या होगा कि जीडीपी तभी बढ़ेगी, मतलब आउटपुट तभी बढ़ेगा जब क्या बढ़ेगा गाइस? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट? और जिस पीरियड के लिए हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट अज्यूम किया है उसे कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड।
क्यों? बिकॉज लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, और टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो दोनों फैक्टर आपके आउटपुट को कंट्रीब्यूट करते हैं। शॉर्ट रन में आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, टेक्नोलॉजी का इतना मेजर रोल नहीं होता, बिकॉज टेक्नोलॉजी बार बार चेंज नहीं होती है। बट एम्प्लॉयमेंट, जब आप शॉर्ट रन का मतलब ही क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। इन दैट सिचुएशन देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन योर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपका आउटपुट एक्सक्लूसिवली आपके एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी आउटपुट कम है तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, अगर आपका आउटपुट ज्यादा है आपका एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, और जब आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, उस पीरियड को, जिस पीरियड में आपका टेक्नोलॉजी जब कांस्टेंट रहेगा, उस पीरियड को हम शॉर्ट रन बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। जहां इक्विलिब्रियम का मतलब है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड शॉर्ट रन का मतलब सर कि ये इतना ही पीरियड है जब आपने टेक्नोलॉजी को क्या अज्यूम किया गया है, कांस्टेंट, और अब आपका जो आउटपुट है वो कंप्लीटली आपके एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है। देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन योर आउटपुट एंड योर एम्प्लॉयमेंट। राइट? हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू योर एग्रीगेट डिमांड। राइट? ये अभी हमने पढ़ा है। ओके, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमने एडी जो है वो कौन सी इकोनॉमी का अजम्पशन लिया हुआ है, टू सेक्टर। राइट? हमने अजम्पशन लिया हुआ है कि हम टू सेक्टर इकोनॉमी की ही बात करेंगे। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी के क्या क्या कंपोनेंट होंगे, सी प्लस आई। क्लियर? अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनो। वन सेकेंड। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं दैट इज एग्रीगेट सप्लाई का। दैट इज रिगार्डिंग एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत रेलेवेंस है उसका। एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन पढ़ लिया, पर एग्रीगेट सप्लाई का नहीं पढ़ा। इट सेज इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, कौन प्लान करता है? प्लान बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर? इट इज प्लान बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहां तक तो कोई है नहीं कि भाई जितने प्रोड्यूसर ने पूरे साल में जितना भी प्रोडक्शन प्लान किया है उसको ऐड करेंगे तो दैट बिकम्स एग्रीगेट सप्लाई। मतलब प्रोड्यूसर वन ने प्लान किया कि मैं इस साल 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, प्रोड्यूसर टू ने प्लान किया मैं 2000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, और प्रोड्यूसर थ्री ने कहा कि मैं 500 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, तो टोटल एग्रीगेट सप्लाई कितना हुआ? 3500। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ सोचने जैसी बात नहीं। बट बट इसके बाद जो डेफिनेशन है, इसका आगे डेफिनेशन ये कहता है इट इज आइडेंटिकल टू फ्लो ऑफ इनकम। इसका मतलब ये कह रहा है कि यस, एग्रीगेट सप्लाई इज आइडेंटिकल टू फ्लो ऑफ इनकम। मतलब एस इज ऑलवेज इक्वल्स टू वाई। ऐसा क्यों कहा गया, अब ये समझते हैं। और इसको समझने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां हाउस होल्ड था और प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करता था उसे हम किस में डालेंगे? एग्रीगेट सप्लाई में, कि भाई पूरे साल आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसे मैं एग्रीगेट सप्लाई बोलता हूं। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई लेट्स से 100 का, मतलब मैंने जितना गुड्स बनाया उसका वैल्यू जो है वो 100 है। अब प्रोड्यूसर करता क्या था? प्रोड्यूसर ये गुड्स बनाने के लिए क्या लेता था हाउस होल्ड से? क्या लेता था? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल
एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ये सब चीज लेके वो गुड्स बनाता था और गुड्स का जो प्रोडक्शन का वैल्यू था वो 100 था। अब प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड को क्या देना पड़ेगा? इस फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट फैक्टर इनकम देनी पड़ेगी। क्या क्या इनकम किस फॉर्म में देते तुम? रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ये फैक्टर इनकम देते थे उस फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जितना आपका एग्रीगेट सप्लाई है उतना ही आपका इनकम होगा, because it is said it is identical to the flow of income। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जितना आपका एग्रीगेट सप्लाई होगा उतना ही आपका इनकम होगा? Why AS is equals to Y? Because ध्यान से सुनना, जो आपका प्रोडक्शन करोगे इसमें से कुछ पैसा किस फॉर्म में दोगे? रेंट के फॉर्म में दोगे। रेंट मैंने 20 लिया। इंटरेस्ट के फॉर्म में दोगे, लेट्स से रेंट जो है वो 30 लिया, राइट। एम्प्लॉयज को पैसा दिया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज वो भी 20 दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? वो तो रेसिडुअल अमाउंट है ना। तो जितना बाकी लोगों को पेमेंट देने के बाद बाकी पैसा कौन लेके जाएगा? एंटरप्रेन्योर लेके जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर बाकी का सारा बचा हुआ पैसा लेके जाएगा। तो कितना बचा हुआ? 100 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 20, दैट इज अराउंड 70, दैट इज प्रॉफिट इज 30। ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट हमेशा मैच होगा, राइट? क्यों? क्योंकि जितना आप प्रोडक्शन में पैसा जनरेट करोगे, या तो आप रेंट में दोगे, या तो इंटरेस्ट में दोगे, या तो एम्प्लॉयज को दोगे, और उसके बचा हुआ जितना भी पैसा है वो किस में जाएगा? प्रॉफिट में जाएगा। आखिर में इसका जो टोटल है वो 100 होना ही है। इसलिए कहा गया इट इज आइडेंटिकल टू द फ्लो ऑफ इनकम। एक बार फिर से हम एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन समझते हैं। जो क्या बोल रहा है? एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन ये कह रहा है कि it is the flow of goods and services which producer plans to produce during an accounting year। और इसका सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये कहता है which is identical to the flow of income। That means AS is always equals to Y। When AS is always equals to Y, ध्यान से सुनना, जब एग्रीगेट सप्लाई हमेशा आपके एग्रीगेट इनकम से इक्वल होगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? बस वो बनना भी जरूरी है। ये हुआ तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये हुआ तुम्हारा वाई एक्सिस। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये समझना बहुत जरूरी है। जब दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट्स का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हमेशा तुम्हारा इनकम आएगा और यहाँ हमेशा तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई आएगा। जब दोनों इक्वल होते हैं तो लाइन कैसे बनती है? (45 डिग्री लाइन। When AS is equals to Y, जब भी x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो लाइन हमेशा 45 डिग्री बनती है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे AS शेड्यूल भी बोलते हैं, राइट? सिंस इनकम and aggregate supply both are identical to each other, that means AS is always equals to Y। ओके, अब क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि हमारे इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी सिचुएशन पे आएगा? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। और हमने ये भी समझा है कि हमने क्यों शॉर्ट रन अज्यूम किया हुआ है, क्योंकि शॉर्ट रन मतलब वो रन होता है जहां हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, राइट? तो ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। हमने अभी तीसरा कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा कि y is always equals to as। why? because both are identical to each other, right? ये हमने अभी डेफिनेशन से पढ़ा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो कैन आई से AD is equals to Y? This can also be a equilibrium situation। क्यों ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगा? बिकॉज व्हेन AD is equals to AS and when Y is equals to AS, तो मैंने AS के बदले Y लिख दिया, तो AD is equals to Y। देन मैंने Y को रिप्लेस कर दिया AS के बदले, बिकॉज बोथ आर सेम। अब मेरी बात सुनो, AD में हमने अजम्पशन लिया था कि ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है,
तो टू सेक्टर इकोनॉमी है तो इसका मतलब एडी के क्या कंपोनेंट्स होंगे? सी प्लस आई। आई अज्यूम तुम्हें पता है एडी के कंपोनेंट क्या क्या है। अगर नहीं पता है तो एक बार रिवाइज दे देता हूँ। एडी के दो याद है, एक टू सेक्टर होता था और एक सॉरी यार, एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था और एक ओपन इकोनॉमी हुआ करता था। टू सेक्टर इकोनॉमी में it always used to be C plus I एंड थ्री सेक्टर में क्या होता था? C plus I plus G। और ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी ऐड हो जाता था। ये हमने कुछ पढ़ा था। क्योंकि हम अजम्पशन सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी कर रहे हैं तो यहां हमने ये लिया होगा। अब C plus I should be equals to what? इनकम is equals to what होगा? C plus S। तो योर C plus I should be equals to C plus S। अब यहाँ आप कंजम्पशन और कंजम्पशन को काट दोगे क्योंकि कंजम्पशन कंजम्पशन सेम है। तो इक्विलिब्रियम की एक और सिचुएशन आती है, दैट इज I is equals to S। I का मतलब जो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट शुड बी इक्वल्स टू जितना कंज्यूमर क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। इन दैट सिचुएशन भी आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे हो सकती है। इसका मतलब, क्योंकि मैंने देखो तुम्हारे सामने ही इक्वेट किया है, AD इज इक्वल्स टू AS, तो Y इज इक्वल्स टू AS। अब AD के दो कंपोनेंट क्या है? C प्लस I, और इनकम के दो ही कंपोनेंट है, या तो आप कंज्यूम करोगे या तो पैसा सेव करोगे। अब क्योंकि कंजम्पशन कंजम्पशन कट गया तो दूसरी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आई, दैट इज I इज इक्वल्स टू S। व्हेन I इज इक्वल्स टू S, इसका मतलब जितना प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इकोनॉमी में उतना ही कंज्यूमर सेव कर रहा है। इन दैट सिचुएशन आल्सो इकोनॉमी कैन बी इन इक्विलिब्रियम, राइट? तो हमने दो अप्रोच पढ़े। फर्स्ट, AD equals to AS, and second, when S is equals to I। So there are two approach to equilibrium. Either there will be AD equals to AS, or there will be S is equals to I। AD equals to AS का मतलब क्या होता है कि what, one second guys, what producer plans to produce is equals to what consumer plans to buy। Or you can write जितना इकोनॉमी में विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्यों विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर बोलते हैं सेविंग को? मेरी बात सुनो, इनकम का पैसा जो है जितना आप कंज्यूम करोगे उतना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। डू यू अग्री कि सर जितना इनकम का पैसा मैं कंजम्पशन में डालूंगा उतना इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रहा है, पर इनकम का जितना पैसा मैं सेविंग्स करूंगा, इनकम का जितना पैसा मैं सेविंग्स करूंगा उतना ही इकोनॉमी में डिमांड कम हो रहा है, राइट? जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं है प्लीज रेज योर हैंड। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनकम का जितना पैसा आप कंजम्पशन में डालोगे उतना एडी बढ़ेगा, पर जितना पैसा सेविंग में डालोगे उतना आप डिमांड इकोनॉमी में कम कर रहे हो, क्योंकि वो पैसे को आप सेव कर रहे हो, राइट? तो जितना आप सेविंग करोगे उतना एडी कम होगा, उसे बोलते हैं विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर। अपनी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर उतना कम कर दिया, राइट? इफ दैट इज इक्वल्स टू उतना ही आई के फॉर्म में इंजेक्शन कर दिया, राइट? आई इज अ प्रोड्यूसर्स एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जितना कैपिटल गुड्स खरीद के जो खर्चा करता है उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो उतना ही अगर इंजेक्शन हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? आई, राइट? तो जितना विड्रॉल है उतना ही इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया तो भी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकती है। ये है दो अप्रोच इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम होने के।
ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ना, अब हम एक थियरी पढ़ने वाले हैं जो कि है किनीशियंस थियरी। ये ध्यान से सुनना, ये किनीशियंस की थियरी जो मैं समझाने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। आज के जमाने में पूरी दुनिया इस थियरी को लगा के गवर्नमेंट की इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी को संभालती है। इस थियरी को समझने से पहले हमें 1929 में जाना पड़ेगा, यूएस में। जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया था, आई होप सो तुम्हें क्या होता है ग्रेट डिप्रेशन पता है। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी कंट्री की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव होती है। जब आपकी जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन स्टेज, राइट। तो जब 1929 में बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आया था, तब तब ये किनीशियन की थियरी बहुत ज्यादा रेलेवेंस थी। अब किनीशियन क्या कहता था हम उसको समझ। ओके, हमने अभी पढ़ा था गाइस, हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? एम्प्लॉयमेंट से। क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वो सर कांस्टेंट है। जब आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है तब आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा? डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूँ। लेट्स से आपकी इकोनॉमी में आपके पास जो कैपेसिटी है, कितना आउटपुट आप बना सकते हो ना। नाउ थिंक फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स एंगल, बिकॉज आप प्रोड्यूसर की बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है अगर इस थियरी को समझना है। लेट्स से प्रोड्यूसर के पास, एंड प्लीज आंसर करना बिकॉज जब तक तुम जवाब नहीं दोगे मैं इस थियरी को समझा नहीं पाऊंगा, इतना प्लीज वेट मत कराना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से इकोनॉमी में 10,000 यूनिट की कैपेसिटी है। कितने यूनिट की कैपेसिटी है? 10,000। मतलब मैं 10,000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता हूँ कपड़े का। ठीक है, अब लेट्स से इस इकोनॉमी में कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से पूरे 6 महीने कोई प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी। मेरी कैपेसिटी 10,000 यूनिट की थी, टेक्नोलॉजी लगा के रखी हुई है, एम्प्लॉयमेंट लगा के रखा हुआ है, मतलब मैं 10,000 का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। पर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, राइट। और मैं इसको कितने में बेचना चाहता था? मेरा जो हर साल का एवरेज है कि मैं कम से कम इसको 300 रुपए में तो बेचता ही, 300 रुपए में तो मैं बेचता ही, राइट। अब हुआ ऐसा कि एक प्रोड्यूसर आया और एक प्रोड्यूसर ने बोला कि देखो मैं आपके सामने 2,000 यूनिट डिमांड कर रहा हूं, पर मेरी जो प्राइस है वो 200 रुपए ही है। माई प्राइस इज 200, आई अग्री, आपका 300 रुपए का आप बेचना चाहते हो, पर मेरे को 2,000 रुपए, 2,000 खरीदने हैं और प्राइस 200 रुपए। आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है ये आप बताओ। अब एज अ प्रोड्यूसर क्या करोगे? बेचोगे कि नहीं बेचोगे? यस, यू नीड टू आंसर। अगेन आई रिपीट द सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन ये है कि मैं, अब मेरा कॉस्टिंग कितना आ रहा है? 180 पर यूनिट। मतलब जो मशीन और लेबर मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूं उसका कॉस्टिंग है 180 रुपए पर यूनिट। अब दूसरा कंज्यूमर आता है, वो बोलता है मैं 3,000 यूनिट खरीदने को तैयार हूं एट 150 रुपीज पर यूनिट। क्या वो बेचेगा कि नहीं? यस, एनीवन हु थिंक्स नहीं सर वो बेचेगा? सर फर्स्ट केस से ज्यादा तो प्रॉफिट मिल रहा है सेकंड केस में। नहीं मिल रहा तो विल नॉट सेल, राइट। सो आई एम आस्किंग एनीवन हु थिंक्स वो बेचेगा। आंसर इज यस, ही विल सेल। क्यों? I'll explain it. See, मेरी बात समझो।
आई एम हैविंग 180 रुपीज पर यूनिट, ये तो मेरा खर्चा हो चुका है, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मेरा मशीन लग चुका है, तो मशीन का तो पैसा जा चुका है। लेबर आएगा या आउटपुट बने या ना बने, लेबर को तो पैसा देना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि मेरा आउटपुट बिकेगा कि नहीं, 180 रुपए तो खर्च होने ही वाला है, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं बेचूं नहीं तो भी 180 रुपए पर यूनिट खर्चा होगा, और अगर मैं बेचूंगा तो भी 180 रुपए पर यूनिट खर्चा होगा। पर इधर एक बेटर सिचुएशन है कि एटलीस्ट आई एम गेटिंग 150 रुपीज पर यूनिट, माय लॉस इज हाउ मच, ओनली 30 पर यूनिट। इधर तो मेरा पूरा लॉस है, राइट। तो प्रोड्यूसर जितनी डिमांड करेगा, सॉरी कंज्यूमर जितना डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके सप्लाई करेगा। अगर कल मैं 6000 यूनिट भी डिमांड करूं, प्रोड्यूसर उसको सप्लाई कर देगा, बिकॉज उसके पास कैपेसिटी कितनी है, 10,000 यूनिट की। उसके लिए प्राइस इतना रेलेवेंट नहीं होगा। व्हाट इज मोर रेलेवेंट इज डिमांड, राइट। तो पहली सिचुएशन में कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया था, 2000 यूनिट का, राइट। तो क्या कंज्यूमर 2000 यूनिट का सप्लाई करेगा, आंसर इज यस, प्राइस रेलेवेंट नहीं होगा। तो मेरा सप्लाई कितना हुआ, 2000 हुआ, और इस सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कितने पे होगा, 2000 यूनिट पे। दूसरी सिचुएशन ऐसी थी जब कंज्यूमर ने डिमांड कितना किया था, आई थिंक 3000। तो क्या प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा 3000? हाँ, उसके पास 10,000 की कैपेसिटी है, वो प्रोड्यूसर 3000 मांग रहा है तो मैं 3000 सप्लाई कर दूंगा, और इक्विलिब्रियम कितने पे होगा, 3000 पे। थर्ड सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर डिमांड 6000, मतलब तीनों सिचुएशन अलग है। 6000 उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 की। अरे डिमांड 6000 की करेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी कितना कर देगा, 6000 कर देगा। तो इक्विलिब्रियम कितने पे होगा, 6000। अब इस चीज से हम क्या समझते हैं, सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, इट इज अंडर यूटिलाइज्ड, और आई कैन से इट हैज एक्सेस कैपेसिटी, राइट। एक्सेस कैपेसिटी है, क्यों? क्योंकि इस पहली वाली सिचुएशन में एक्सेस कैपेसिटी कितनी थी, 8000 की। दूसरी वाली सिचुएशन में कितनी थी, 7000 की। और तीसरी वाली सिचुएशन में 4000 की। तो अब तीनों से एक कंक्लूजन पहला लेते हैं कि इकोनॉमी जो है वो एक एक्सेस कैपेसिटी पे है। सेकेंड, हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक है। किससे परफेक्टली इलास्टिक है, एग्रीगेट डिमांड से। ध्यान से देखो, मैं बना 10,000 सकता था, पर मैंने कितना बनाया, पहली सिचुएशन में सिर्फ 2000 बनाया, दूसरी सिचुएशन में 3000 बनाया, तीसरी सिचुएशन में 6000 बनाया। मतलब मैं पहली सिचुएशन में भी 10,000 यूनिट बना सकता था, पर मैंने सिर्फ 2000 यूनिट बनाया, बिकॉज डिमांड ही 2000 था। दूसरी सिचुएशन में मैंने सिर्फ 3000 बनाया, बिकॉज डिमांड ही 3000 था। और तीसरी सिचुएशन में जब डिमांड 6000 था, इसलिए सप्लाई भी 6000 किया, हालांकि मेरी कैपेसिटी 10,000 यूनिट है। इसका मतलब मेरा एग्रीगेट सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है मेरे एग्रीगेट डिमांड से। मतलब जितना एग्रीगेट डिमांड होगा उसके हिसाब से मेरा एग्रीगेट सप्लाई बनेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, aggregate demand is a main, guys, 1 second, I'll just save it. Aggregate demand is the